जय विज्ञान जय संविधान साथियों। 9 जनवरी 2019 एक ऐसा दिन जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही ऐतिहासिक पीएम की श्रेणी में रख दिया हो, लेकिन उसके साथ ही यह दिन याद किया जाएगा संविधान की हत्या के दिन के रूप में। इसलिए क्योंकि इसी दिन एक ऐसा आरक्षण लागू किया गया जो संविधान की मूल आत्मा को, मूल विचारधारा के खिलाफ है। जी हां, सवर्ण आरक्षण और सवर्ण में भी आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण, जबकि संविधान स्पष्ट तौर पर था कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो किसी खैरात के रूप में नहीं की गई थी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि हिस्सेदारी की व्यवस्था में की गई थी। और संविधान की मूल आत्मा में था कि यह आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके और ऐसे वर्ग जो सरकारी नौकरियों से लेकर शिक्षा में पूर्ण रूप से नहीं आ पाए हैं उनको आरक्षण का लाभ दे करके बराबरी का दर्जा शुरू किया जाए। लेकिन क्योंकि आर्थिक आधार पर जब आरक्षण शुरू हुआ तो संविधान की मूल आत्मा ही मर गई और इसमें आग में घी लगाने का काम किसने किया? उन दलों ने जो बहुजन और दलित पॉलिटिक्स के लिए अपने आप का श्रेय लेते घूमते थे और इन वर्गों के वोट लेने के लिए अपने आप को पिछड़े और दलित तबकों से बताते थे। सवर्ण आरक्षण के बहाने बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। लोकसभा में जिस तरीके से, लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से बहस हुई, उसने इस बात को भी लोगों के सामने लाकर रख दिया कि आजादी के इतने साल बाद भी ओबीसी वर्ग, जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहता है, वो आज भी मुर्दा स्थिति में है। इसके साथ ही साथ उसने उन लोगों की भी पहचान करा दी कि आज भी लोग जातिवाद के कारण उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जातिवाद भी किस स्तर का कि उन्होंने देखा कि हमारी नेता, कुर्मी समाज ने देखा कि हमारी नेता अनुप्रिया पटेल ने, भले ही उन्होंने इस सवर्ण आरक्षण का विरोध न किया हो, इस सवर्ण आरक्षण के समर्थन में अपना दल के 2 सांसद हैं, दोनों ही नहीं समर्थन में वोट डाला हो, लेकिन फिर भी उनके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारी नेता अनुप्रिया पटेल ने कितना बात रखी ओबीसी के आरक्षण को लेकर और इसको बढ़ाने की बात की है। लेकिन मेरा सवाल यही है क्योंकि आपने पक्ष में वोट क्यों डाले? उसी तरीके से हम बात करते हैं रामविलास पासवान की, उसी तरीके से हम बात करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा की, उसी तरीके से हम बात करना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव की और रामगोपाल यादव की। इन सभी लोगों ने आखिर क्यों विरोध में बोलने के बाद भी पक्ष में मतदान किया? क्या आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाई थी कि आप अपना स्टैंड क्लियर करते? आप दोनों ही पल्लों में, दोनों ही तरफ खेलना चाहते थे। आपको लगता है कि सवर्ण भी आपको वोट देता है और आपको ऐसा लगता है कि पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का वोट बैंक आपकी बपौती है, इसलिए आपने एक को झुंझुना देकर भाषणों से उलझाए रखा और दूसरे को अपना वोट दे दिया और मत दे दिया। ऐसे में मैं सबको गुनहगार मानता हूं। समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को, रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को और रामदास अठावले को, ये सभी पार्टियां जो बहुजन पॉलिटिक्स करने की बात करती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं, पिछड़ी पॉलिटिक्स की बात करती हैं, इनमें से तेजस्वी यादव की पार्टी को छोड़ करके किसी भी पार्टी की हैसियत ही नहीं हुई कि वो इस सवर्ण जो आरक्षण का बिल लाया गया था उसके खिलाफ में मतदान कर सकें। इसमें मैं एक छुपी हुई बात और आपको बता देता हूं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन है कि देखिए, लोकसभा में 323 मत इस बिल के समर्थन में पड़े और सिर्फ 3 वोट इसके खिलाफ में पड़े। तो जब सिर्फ 3 वोट खिलाफ में पड़े तो ऐसे में तेजस्वी यादव, जो लगातार इस ट्वीट भी कर रहे थे और लगातार इस बिल के खिलाफ भाषणबाजी कर रहे थे, उनके नेता भी भाषणबाजी कर रहे थे, सदन में लोकसभा के अंदर उनके नेता जयप्रकाश नारायण ने भी इसको विरोध किया, तो फिर आखिर इनके वोट कहां गए? क्या इन्होंने समर्थन में डाले या विरोध में डाले? ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। उसे सुन लीजिए कि भले ही तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया हो कि 15% लोगों को आपने 10% आरक्षण दे दिया सवर्णों को, तो हम 85% लोगों को 90% आरक्षण दीजिए। भले ही उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया हो कि संसद में किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि आखिर ये किस क्राइटेरिया के तहत आप आरक्षण दे रहे हैं, कौन सा कमेटी गठित हुई, कौन सा क्या हुआ। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन देखिए बहुजन पॉलिटिक्स का, दलित पॉलिटिक्स का, पिछड़ी पॉलिटिक्स का, कि तेजस्वी यादव के जो 4 सांसद हैं लोकसभा में, उन सभी ने कंफ्यूजन की स्थिति में इस सवर्ण बिल के, आरक्षण बिल के समर्थन में वोट दे दिया। अगर मेरी बात गलत है तो फिर यह बात साबित करें कि आखिर विपक्ष में सिर्फ 3 वोट ही क्यों पड़े। और अगर राष्ट्रीय लोकदल विरोध में था, दूसरा एक और हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम AIDMK पार्टी इसके विरोध में थी, तो वो अंत तक विरोध में रही, लेकिन उसके जो सांसद थे, हालांकि वो लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है और उसके 37 सांसद हैं और उसके राज्यसभा में 12 सांसद हैं।
तीसरी बड़ी पार्टी है लोकसभा में, लेकिन उसके 37 जो सांसद थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया था सदन से और स्पष्ट तौर पर विरोध जताया था कि हम इस बिल का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, इसलिए हम सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। तो इस स्थिति में सिर्फ 3 वोट ऐसे थे जो विरोध में पड़े। लेकिन हम तेजस्वी यादव का इस तौर पर सम्मान करते हैं कि उनकी पार्टी ने अपनी गलती को सुधारते हुए लोकसभा में भले ही उसके पक्ष में वोट दे दिए थे, लेकिन राज्यसभा में उनके 4 जो सांसद हैं उन चारों सांसदों ने इसके खिलाफ में मतदान किया और वहां पर खिलाफ में वोट पड़ने की संख्या 7 हो गई। वहां पर पक्ष में 165 वोट पड़े सवर्ण आरक्षण बिल के, लेकिन विरोध में 7 वोट पड़े। उनमें ये इनका जो 4 वोट थे ये बढ़ गए। वहां पर एआईडीएमके भी ने भी विरोध किया, उनके भी 4 सांसद है, डीएमके की कनिमोझी ने भी विरोध किया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जिनसे हम पिछड़े वर्गों की रहनुमाई का वादा लेते हैं, जिनको इस आधार पर वोट देते हैं कि ये हमारे पिछड़े वर्गों की आवाज उठाएंगे, दलित वर्गों की आवाज उठाएंगे, वो आखिर क्यों शांत बैठे रहे, क्यों मुंह सिले हुए बैठे रहे, क्यों ये देखते रहे कि हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है और उसको एक पत्थर मार करके ये चेक किया जा रहा है कि ओबीसी कितने जागे हैं, ओबीसी की पॉलिटिक्स कितनी जागी है। उन्होंने एक पत्थर मार के ये चेक किया है ये 10% आरक्षण को दे करके कि अगर आप इसमें भी शांत बैठे रहे तो पूरा आरक्षण खत्म करके उसको आर्थिक आधार पर भी लागू कर दिया जाएगा और बाबा साहब के सपनों का जो संविधान था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। उसके जिम्मेदार और गुनहगार सिर्फ और सिर्फ वो पिछड़े और दलित वर्ग के नेता हैं और वो लोग हैं जो खामोशी से अपने नेताओं का केवल जातिवाद की वजह से समर्थन करते रहते हैं। फेसबुक से लेकर ट्विटर पर देखिए एक नई परंपरा शुरू हुई है। अनुप्रिया पटेल के जाति के लोग उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं और मेरे जैसे लोगों को टैग कर रहे हैं। उसी तरीके से धर्मेंद्र यादव के जाति के लोग धर्मेंद्र यादव के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। राम गोपाल यादव के जाति के लोग राम गोपाल यादव के वीडियो को शेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से अन्य लोग अपने जाति के लोगों के वीडियो शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनसे यह पूछने की हिम्मत किसी की नहीं है कि आप अपने भाषणों में पिछड़े वर्ग को झुंझुना दे रहे हैं और ये सांत्वना दे रहे हैं कि देखिए हम तो 27% से आरक्षण 50% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 55% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उसी तरीके से न्यायिक सेवाओं में आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा, रामविलास पासवान से लेकर अनुप्रिया पटेल से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से या मायावती से या उनके अखिलेश यादव के पार्टी धर्मेंद्र यादव से, कि आखिर जब आपको इतना ही समर्थन था पिछड़े वर्गों से, पिछड़े वर्गों के हितों की इतनी ही चिंता थी, तो फिर आपने सवर्ण बिल के पक्ष में मतदान क्यों कर दिया। इस सवर्ण आरक्षण बिल के बहाने तथाकथित जातिवादियों की वो भी मानसिकता निकलकर सामने आ गई है जो मेरे जैसे लोगों को फोन करके सामाजिक न्याय की परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। और मुझे सामाजिक न्याय की परिभाषा यह बताई जाती है कि नीरज भाई पटेल होने के नाते अपने समाज के लोगों का विरोध मत किया कीजिए। वो भले ही वो पिछड़े वर्गों के हित में बात करें या ना करें, उनके समर्थन में सड़क पर उतर के कोई काम करें ना करें, लेकिन आपको अपनी जाति का विरोध नहीं करना है। उसी तरीके से यादव समाज के लोगों से, मौर्य समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो मायावती का किसी भी कदम का विरोध ना करें। उसी तरीके से मौर्य समाज के लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य का किसी भी बात पर विरोध ना करें। तो मैं माफी चाहता हूं कि मेरी नजर में सामाजिक न्याय नहीं है, ये घोर जातिवाद है, जिसके कारण से वो ब्राह्मण व्यवस्था आज तक भी पल्लवित पुष्पित हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम घोर जातिवाद में डूबे हुए हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज आप लोगों को यह भी बताएंगे कि सदन के अंदर सिर्फ वो 3 सांसद थे लोकसभा के अंदर जो हिम्मत कर पाए इस बिल के विरोध में बोलने। वो तीनों नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो वो ये सोचने पर विवश करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय के नेता सरदार पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन भी लोगों ने संविधान को बनाने के लिए, बचाने के लिए काम किया, उनकी मूल आत्मा को देखिए किस तरीके से ये नेता अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। बाबा साहब ने विशेष रूप से आरक्षण की व्यवस्था की थी। संविधान इस रूप में भी कि लोकसभा से चुनकर दलित वर्ग के लोग जाएंगे तो दलितों के हक और हुकूक की बात करेंगे। उसी संविधान से मिले हुए आरक्षण व्यवस्था से जो लोग सुरक्षित सीटों से जाके संसद में बैठ गए हैं, उनकी भी वो हैसियत नहीं पड़ी कि इस बिल का विरोध कर सकें। उन लोगों के लिए क्या शब्द यूज करूं वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको इतना ही गुमान है तो एससी की सीट छोड़ करके जनरल की सीट लड़ करके सदन में पहुंचिए। एससी से किसी ऐसे मजबूत आदमी को पहुंचने चाहिए जो आपकी तरह गुलाम मानसिकता का ना हो और आपकी तरह उस मानसिकता का ना हो जो सर झुका करके अपने आका के हुक्म की तामील करता है। तो मैं वो आपको तीनों नाम बताता हूं। वसीर मोहम्मद,
जो पोन्नानी से, केरल की एक सीट है पोन्नानी लोकसभा सीट, वहां से सांसद हैं। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के सांसद हैं। ये 3 वोट खिलाफ में पड़े थे, 1 वोट इनका था। दूसरा वोट पड़ा था कुनहाली कुट्टी, ये मल्लापुरम केरल से सांसद हैं और इनकी भी पार्टी का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML के सांसद हैं। तीसरा जो इसके विरोध में वोट पड़ा वो AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने डाला, जो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से सांसद हैं। अब तीनों ही नाम सुनने के बाद आपको शर्म नहीं आ रही है, पिछड़े वर्ग के नेताओं पर, दलित वर्ग के नेताओं पर गुस्सा नहीं आ रहा है कि लोकसभा में जिन्होंने बड़े बड़े भाषण ठोके और अपने लोगों से वीडियो वायरल करा करके ये बताने की कोशिश की, देखिए हम पिछड़े वर्गों के कितने हिमायती हैं, उनकी ये भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस बिल के विपक्ष में मतदान कर सकें। इसमें मैं कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के साथ बिल्कुल ठीक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना मूल एजेंडा पता है कि कौन लोग हैं जो उसको वोट करते हैं, कौन लोग हैं जो उसकी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, तो वो अपने लोगों के लिए ठीक काम कर रही है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो पिछड़े वर्गों की बात भी करते हैं, पिछड़े वर्गों के वोट लेने की भी बात करते हैं, बड़े बड़े ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में बड़े बड़े कमेंट करते हैं, यहां तक कि संसद में भाषण भी ठोकते हैं, लेकिन उनकी यह हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस बिल के विरोध में मतदान कर सकें और बाबा साहब के मूल जो सपनों का संविधान था और भारत था उसको बनाने की परिकल्पना के रूप में ऐतिहासिक दिन में अपना एक वोट विरोध में डाल सकें। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि ओबीसी मुर्दा कौम हो चुकी है। वो मैंने इस आधार पर कहा था कि ये पूरी लड़ाई देखिए, AIMIM के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनका जब आप पूरा भाषण सुन लेंगे तो आपको दिखेगा कि बाबा साहब के सपनों का संविधान बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने असली भाषण दिया और उस लड़ाई को भी लड़ा और उसके खिलाफ में मतदान भी किया। इसके अलावा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप खुद से देखिए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा थे, हालांकि उन्होंने पक्ष में मतदान किया, इसलिए हम उनकी बात को केवल एक चुनावी स्टंट और भाषणबाजी मानते हैं। लेकिन हां, प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में जो भाषण दिया, वो जितने भी आप भाषण सुनेंगे, अगर आप भाषण सुन के ही खुश होते हैं तो भाषण सुनना है तो मनोज कुमार झा का सुन लीजिए। ब्राह्मण होने के बाद भी वो इतना मजबूत भाषण शायद इसलिए दे पाए कि उनकी पार्टी का नाम था RJD और उसके मुखिया हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव से मिला हुआ जो साहस था, उन्होंने संसद में दहाड़ करके बोला और जितने भी लोगों के मैंने भाषण सुने उनमें ओवैसी और मनोज कुमार झा के भाषण ही वो सटीक भाषण है जिनको सुन करके आप कह सकते हैं कि इन भाषणों का ओबीसी की पॉलिटिक्स के लिए आगे कोई महत्व है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और अनुप्रिया पटेल, इनके भाषण सिर्फ अपने वोट बैंक को साधे रखने के लिए और सिर्फ लोगों को यह बताने के लिए शायद नजर आ रहे थे कि देखिए हम आपके हितों की भी बात करते हैं। मुझे इनके भाषण इसलिए नहीं समझ में आए क्योंकि इनकी पार्टियों ने न लोकसभा में विरोध किया न राज्यसभा में विरोध किया। राष्ट्रीय लोकदल का भाषण, आप कोई भी आरोप लगाइए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद का भाषण मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा में भी विरोध किया, हालांकि पक्ष में मतदान किया, स्पष्ट कर दे रहा हूं, लेकिन राज्यसभा में उसके खिलाफ में मतदान किया। इनकी पार्टी ने, AIDMK अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने, कनिमोझी ने यानी कि DMK ने इनके विरोध में मतदान किया राज्यसभा में, और लोकसभा में 3 लोगों ने जिन्होंने विरोध में मतदान किया वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप मनोज कुमार झा का भाषण सुनते हैं तो उसमें बंच ऑफ थॉट्स की भी बात आती है, RSS के मुखिया गोलवरकर की लिखी हुई किताब की बात आती है, जातिगत आरक्षण को खत्म करने की बात आती है और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात आती है, जातिगत जनगणना की भी बात आती है और प्लस एक बड़ी बात आती है, मुस्लिम आरक्षण को देने की बात आती है। ओबीसी के मानसिक दिवालियेपन और नकारेपन का आलम यह है कि ओबीसी की लड़ाई के लिए कौन लोग सामने आ रहे हैं, खुद देख लीजिए। यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है इस सवर्ण आरक्षण के खिलाफ में, वो नाम है कौशलकांत मिश्रा और उसकी सुनवाई करेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। तो खुद देख लीजिए कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि भाषणों से ही काम चला रहे हैं। लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। अब मैं क्यों इसको लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कि कोई सवर्ण व्यक्ति अगर अमीर है और वो जुए में अपने कमाई हार जाता है,
अपनी जमीन हार जाता है, अपना प्लॉट हार जाता है, तो वो गरीब हो जाएगा तो क्यों उसको आरक्षण मिलना चाहिए? वो तो नकारेपन की वजह से गरीब हुआ है, तो उसको आप आरक्षण के दायरे में ले आएंगे क्या? ऐसा व्यक्ति जो नशाखोरी की वजह से गरीब हुआ है और उसने अपनी संपत्ति बेच दी है, वो भी इस आरक्षण के दायरे में आ जाएगा, तो उसको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? इसके अलावा मेरे कुछ सवाल ये हैं कि जब आरक्षण दिया गया था तो उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत नहीं दिया गया था, हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत दिया गया था, और उसमें प्रावधान ये था कि उन वर्गों को आगे लाना है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। तो ऐसे में सवाल मेरा यह है कि जब पहले से जिन वर्गों को रिजर्वेशन ये दिया जा रहा है, उनकी संख्या सरकारी नौकरियों में से लेकर टॉप ब्यूरोक्रेसी में पहले से एक्सीड कर रही है। कुछ जातियां तो ऐसी हैं जिनकी संख्या कम होने के बाद भी देश के मैक्सिमम संसाधनों पर उनका हिस्सा है। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में 75% एक ही जाति के लोग नजर आएंगे और वो ब्राह्मण जाति के लोग हैं। तो फिर जब आप ये लागू करना ही चाहते थे तो क्यों पिछड़े वर्ग के लोगों ने जातिवार जनगणना का मुद्दा पहले नहीं उठाया? क्यों पिछड़े वर्गों के लोगों को ने ये नहीं कहा कि जो 50% में से आप 10% आरक्षण दे रहे हैं, वो 50% किसी की बपौती नहीं है, सवर्णों की बपौती नहीं है, वो 50% हिस्सा जनरल का है। और जनरल का मतलब ये होता है कि दलित वर्ग का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति या जो भी रिजर्वेशन से पाया हुआ व्यक्ति है, उसके अगर ज्यादा अंक आते हैं तो वो उसी में कंपीट करने जाता है। यानी कि 50% हिस्सा अकेले सवर्णों का नहीं था, जो अरुण जेटली ने बड़े आसानी से कह दिया था कि हमने 50% में से 10% हिस्सा उन्हीं का तो दे दिया। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। वो 50% जो हिस्सा था वो सभी का था। सभी लोगों के ज्यादा अंक वाले लड़के उसमें से चुन के जाते थे, लेकिन आपने से उसमें 10% काट लिया। इसके बाद भी पिछड़े वर्ग के लोगों को तकलीफ नहीं हुई। उसी में एक सवाल ये क्यों नहीं उठा कि जब 8 लाख रुपए आपने सीमा रखी है कि 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले से नीचे कमाने वाला व्यक्ति गरीब है और हम उसको आरक्षण देंगे, तो यह सवाल क्यों नहीं उठा कि जब 8 लाख से कम कमाने वाला गरीब है तो 2.5 लाख रुपए पर आप इनकम टैक्स क्यों लगा देते हैं? इनकम टैक्स की सीमा है 2.5 लाख रुपए और गरीबी की सीमा है 8 लाख रुपए। ये कौन सा सिस्टम है? पिछड़े वर्ग के लोगों ने यह सवाल क्यों नहीं किए कि किस कमेटी के तहत, किस आयोग के तहत, कौन सी इस समय रिपोर्ट आई थी ऐसी जिसके तहत आपको आनन फानन में नोटबंदी की तरह यह निर्णय लागू करना पड़ा और देश के तमाम सारे जरूरी मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए आपने इस बहस को जन्म दे दिया 2019 के नजदीक आते आते कि यह समाज फिर से सवर्ण में और पिछड़ों में उलझकर रह जाए। वर्ग के नेताओं ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि 1993 में जब पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन मिला था, उस समय 51% आबादी बताई गई थी पुरानी जनगणना के हिसाब से। तो 93 के बाद कम से कम 150 जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल कर दी गई हैं, जोड़ दी गई हैं। तो क्या इसकी संख्या बढ़ नहीं गई होगी? ना आप सड़क पर उतर के आंदोलन करने को तैयार हैं, ना अपनी मांग को बढ़ाने को तैयार हैं। जब उन्होंने एक दे दिया 10% रिजर्वेशन का, तो आपके उसके विरोध में संसद में वीडियो बनवाकर वायरल करवाने तक ही अपनी मानसिकता को सीमित किए हुए हैं। शायद यही वजह है कि पिछड़े वर्ग को, केवल एक पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिसको उसकी आबादी के हिसाब से कभी आरक्षण नहीं मिल पाया, कभी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई और उसको शोषित और उपेक्षित हमेशा रखा गया। इस वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जातिवाद के वशीभूत होकर यह भी ना भूल जाएं कि आपके जरूरी मुद्दों को पीछे छोड़ करके अगर कोई भाषण दे देता है तो आप उसी में खुश हो जाते हैं। अगर आपको भाषण में ही खुश होना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छा भाषण कौन देता है? कौन वो व्यक्ति है जो उनसे ज्यादा अपने आप को पिछड़ी जाति का बताकर खुश होता है? आप भाषणों से आग बाहर निकल करके उनके कर्मों पर जाइए और ये देखिए कि सरकारों में शामिल होते हुए पिछले 4 सालों में, 4.5 साल में, 5 साल में उन्होंने कौन से काम किए पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए। प्लस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था कि ये वो ऐतिहासिक क्षण है जिस क्षण में अगर आपने विरोध नहीं किया तो धीरे धीरे आपका आरक्षण जो जाति व्यवस्था के हिसाब से है वो खत्म कर दिया जाएगा और उसको कोशिश की जाएगी आर्थिक आधार पर लागू करने। चलते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल ये कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी जब आप मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, जिनकी स्थिति बदहाल होती चली जा रही है, तो फिर वो कौन सा ऐसा आयोग था, कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी छुपी हुई जिसमें आपको आनन फानन सवर्णों को 10% आरक्षण देना पड़ा? क्योंकि ये वो एजेंडा था जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की सरकार, उसी के द्वारा प्रायोजित सरकार लगातार लाना चाहती थी और इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करके ये आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था को लगाना चाहती थी। आप देखते रहे नेशन जनमत, क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता ही गांव-गांव तक इस बात को पहुंचा पाएगी कि आपके राजनीतिज्ञ जिनको आप बहुत अच्छा मान करके वोट देते हैं वो आखिर किस पैमाने पर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जागरूक और सजग बने रहिए। देखते रहिए नेशन जनमत। जय विज्ञान, जय संविधान। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है